नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी की। आज देखिए 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। देखिए, ये विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना है, बहुत चर्चित है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेरा अपना अनुभव है। मैं 2017 में ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ पर मैं सिडनी में एक टैक्सी लेके जब मैं जा रहा था, तो टैक्सी ड्राइवर, जिसकी एज लगभग 50-55 साल थी, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि इंडिया में कहाँ से हैं। तो मैंने कहा मैं भोपाल से हूँ। मुझे लगा शायद ये जानेगा नहीं, तो मैंने कहा मैं बॉम्बे और दिल्ली के बीच में ये स्टेट है। बोले नहीं, आई नो भोपाल, एंड भोपाल फेमस फॉर गैस ट्रेजेडी, दैट भोपाल। उनके यस, वही भोपाल। तो इस तरह से आप सोचिए कि ये जो गैस ट्रेजेडी थी, ये विश्व की भीषणतम दुर्घटनाओं में से एक थी, औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। तो आइए आज इसकी बात करते हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था, जिसमें कीटनाशक बनाया जाता था, वहाँ से गैस का रिसाव हुआ था। और आज अगर हम बात कर रहे हैं 2-3 दिसंबर 2021 की, तो इस त्रासदी को लगभग 37 साल गुजर चुके हैं। ये भोपाल वासियों के लिए त्रासदी के 37 साल हैं। हालांकि अब 2-3 जनरेशन गुजर चुकी हैं, लेकिन तब भी ये दिन भोपाल वासियों की याद में हमेशा एक त्रासदी, एक काली रात, एक कड़वा अध्याय भोपाल के इतिहास में बना रहेगा। तो चलिए आज इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। तो प्लांट की स्थापना कब हुई थी? देखिए, यूनियन कार्बाइड जो प्लांट था, बेसिकली यूनियन कार्बाइड एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, जो कि कीटनाशक बनाती थी। और भोपाल में यूनियन कार्बाइड का प्लांट स्थापित हुआ था 1969 में, इसका निर्माण हुआ था। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था, इसका लेआउट बेस था यूनियन कार्बाइड के ही वर्जीनिया, जो कि अमेरिका के टेक्सास में स्थित है, उस प्लांट की लेआउट पर। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लांट था, वर्जीनिया प्लांट, वो बहुत सारे अपने लेआउट की मिस्टेक, और वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी, उसके बाद भी उस प्लांट की नकल पर भोपाल के प्लांट को बनाया गया था। यानी कहीं ना कहीं जो गड़बड़ के आरंभ है, वो प्रारंभ से ही, उसकी स्थापना से ही हो गया था। अब यहाँ पर क्या बनता था? तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि बेसिकली यहाँ पर इस प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक नामक पदार्थ से कीटनाशक जो पदार्थ हैं, उन्हें बनाया जाता था। और इस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस में फास्जीन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तत्वों का भी ऑलरेडी मिश्रण था। और इसके उपयोग से यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी 7 नामक कीटनाशक बनाती थी। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं कि जो फास्जीन है, ये एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही जहरीला है। ये तरल और गैस दोनों में पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल रासायनिक जो हथियार हैं, केमिकल वेपन्स हैं, उनके निर्माण में भी होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने इस गैस का, फास्जीन गैस का इस्तेमाल भी किया था, और बहुत सारे सैनिकों को मारा भी था इससे। ये फास्जीन जो होती है, बहुत ज़्यादा भारी गैस होती है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं जिनका विश्लेषण किया गया था इस गैस का। ये आंखों में जलन करती थी, गले में जलन करती थी, त्वचा पर काफ़ी तेजी से खुजली पैदा करती थी, सांस में तकलीफ, दम घुटना, और फाइनली इस गैस को जो इनहेल करते थे, उनकी मृत्यु होती थी। फास्जीन की छोटी सी मात्रा भी बहुत व्यक्तियों के मृत्यु का कारण बनती। तो देखिए, बेसिकली एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर भी थोड़े से क्वेश्चन उठाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि यूनियन कार्बाइड ने कभी भी पूरी तरह से नहीं बताया कि वो जो कंपाउंड बनाते थे, जो ये कीटनाशक बनाते थे, उसमें वास्तविक रूप से किन किन गैसों के कंपाउंड को वो यूज करते थे। एक जो MIC है, जो गैस है, ये तो सभी को पता है, इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे गैसों का और भी कंपाउंड था, जो शायद उन्होंने समय पर नहीं बताया। तो गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस से गैस कांड हुआ था। और 2 दिसंबर की 11 बजे के पश्चात ही गैस कांड, मतलब गैस का रिसाव शुरू हो गया था, और 3 दिसंबर को भी लगभग 2 बजे तक ये चलता रहा था। इसलिए से 2 और 3 दिसंबर 1984 ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है।
अब देखिए, ये भोपाल शहर का मैप है, गूगल मैप है। तो यहाँ ये प्लांट है, ये भोपाल का जो पुराना भोपाल है उसका बहुत ही घना बसा हुआ स्टेशन, जेपी नगर और उसके आसपास का एरिया है। तो ध्यान रखिए कि ये जो प्लांट है इसके आसपास 3 से लेके 5 किलोमीटर का जो रेडियस है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था इस गैस कांड से। 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस, तो ये वो एरिया है और ये इसका 3 से 5 किलोमीटर का रेडियस है जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पृष्ठभूमि। तो आखिर पृष्ठभूमि क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये जो प्लांट लगा था ये यूनियन कार्बाइड के वर्जीनिया टेक्सास प्लांट की नकल था। वहाँ बहुत सारे लेआउट की खामियां थी उस प्लांट में भी, वहाँ भी गड़बड़ होती थी। उसी प्लांट के लेआउट पे इस प्लांट को बनाया गया था। तो यानी शुरुआत से ही कुछ ना कुछ इसमें कमियां थी। अब परेशानी ये थी कि इस प्लांट में गैस का रिसाव पहले भी होता रहा है, पहले भी दुर्घटनाएं होती रही हैं और दुर्घटनाएं और मृत्यु भी पहले भी होती रही, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने इसे कभी भी बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचने नहीं दिया है। जबकि यहाँ पर ध्यान रखिए कि स्थानीय समाचार पत्र और मीडिया रिपोर्ट में लगातार इसके बारे में 1975 से ही लिखा जाना शुरू किया गया था। विशेष तौर पर एक जो संवाददाता हैं, एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है राजकुमार केसवानी। ये अभी कुछ वर्ष पूर्व ही इनकी मृत्यु हुई है। तो राजकुमार केसवानी एक बहुत ही फेमस पत्रकार रहे हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के पहले से इसके बारे में, इसकी जो कमियां वगैरह थी उस पर लिखना शुरू किया गया। तो स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से उठाई जाने लगी थी कि कारखाने में सुरक्षा में एक तो प्रबंधन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरी चीज़ जितना भी मैनुअल है उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो सारे का सारा मैनुअल अंग्रेजी में, जबकि वहाँ प्लांट में जो काम कर रहे हैं लोअर ग्रेड के कर्मचारी, उन्हें उतनी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो उस मैनुअल को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। यानी इमरजेंसी की स्थिति में किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को उन्हें पूरी तरह से पता नहीं था। यानी परेशानी क्या थी कि प्लांट का प्रबंधन बहुत ज़्यादा प्लांट की सुरक्षा को लेके ध्यान नहीं दे रहा था। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लीक पहले से चल रहे थे, इसके बाद प्लांट का मैनुअल इंग्लिश में था। यानी ये परेशानियां शुरू से चल रही हैं। अब देखते हैं घटनाक्रम क्या हुआ, 2-3 दिसंबर को क्या घटनाक्रम हुआ। तो देखिए, बहुत सारे ऑलरेडी टैंक थे जिनमें मिग को स्टोर करके रखा गया था। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब गैस को स्टोर किया जाता है तो इसमें कोशिश की जाती है, जो स्टैंडर्ड मैनुअल होता है उसमें लगभग उस टैंक का जो 50% पार्ट होता है उसे खाली रखा जाता है। 50% पार्ट को टैंक के जिसमें गैस रखी जाती है उसे खाली रखा जाता है। ये खाली इसलिए रखा जाता है कि जब भी रिएक्शन हो तो कम से कम उसके पास स्टैंडर्ड मैनुअल के हिसाब से 50% टैंक खाली हो। उस रिएक्शन गैस अगर किसी तरह का रिएक्ट कर रही है तो टैंक में प्रेशर क्रिएट ना हो पाए। अब जो टैंक संख्या 610 थी उसमें पहली बात तो ये जो 50% का रूल था उसे तोड़ा गया था। इसमें लगभग पूरे टैंक में गैस भरी हुई थी MIC, तथा गैस का जो तापमान भी था उसे निर्धारित तौर पर 4.5% रखा जाना आवश्यक था, डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाना आवश्यक था। लेकिन लेकिन इसकी जगह जो गैस का तापमान था वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया था। इसके साथ क्या हुआ था कि जो प्रबंधन था उसने भी बिजली का बिल कम करने के लिए जो इन टैंक्स को ये 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखने के लिए कूलिंग दी जाती है, उसका जो कूलिंग प्लांट था वो भी बंद करके रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा था। अच्छा, ये क्यों किया था उन्होंने? उसकी वजह ये थी कि उस समय तक जो यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक है वो उतना ज़्यादा उसकी सेल हो नहीं रही थी, तो उनको स्टोर करके रख रहे थे, तो उनको जो खर्च, ओवरहेड खर्चा था उसे कम करने की वो कोशिश कर रहे थे। अब जो फैक्ट्री का टैंक नंबर 610 है जिसमें MIC थी, तो MIC थी, इसमें क्या हुआ कि जब MIC का रिसाव शुरू हुआ तो उस रिसाव को रोकने के लिए जो बहुत ज़्यादा लेबर थे और जो
काम कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने इसमें इसे कूल करने के लिए इस टैंक को इसमें पानी छिड़कना शुरू किया। इस पानी के छिड़काव से क्या हुआ कि रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हुई, जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पानी में जब MIC में जब पानी मिला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, टैंक पर दबाव बनने लगा, प्रेशर बनने लगा गैस का, और धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ा कि गैस लीक होना शुरू हो गई। ठीक है, और जो टैंक के वाल्व थे वो भी ठीक से बंद नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका रखरखाव ठीक नहीं था, उनमें जंग लगी हुई थी, वो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से प्रॉब्लम हुई। इसके बाद एक टावर भी बनाया जाता है, जिससे अगर गैस का लीकेज भी हो तो ये जो टावर होते हैं, जो टैंक से जुड़े हुए होते हैं, वो उस गैस को अंदर ही जला देते हैं। लेकिन चूंकि वो टावर भी काम नहीं कर रहे थे, इस कारण धीरे धीरे गैस का रिसाव शुरू होने लगा। तो इस तरह से 2 दिसंबर को गैस का जो रिसाव शुरू हुआ, वो लगभग 3 दिसंबर को 2-2:30 बजे तक चलता रहा। तो इस दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ। विशेष तौर पर जो पुराना भोपाल है, पुराने भोपाल से लगा हुआ जो रेलवे स्टेशन है, JP नगर है, यूनियन कार्बाइड के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें प्रारंभिक तौर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। फिर धीरे धीरे और भी प्रभाव इस गैस का फैलता गया। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मौत का आंकड़ा, जो आज तक पता ही नहीं चला कि आखिर कितनी मौत हुई है, कितनी वास्तविक रूप से मौत हुई है, ये किसी को आज तक पता ही नहीं चला। इसके लिए अलग अलग आंकड़े हैं। देखिए, सरकारी तौर पर अधिकृत तौर पर 2259 मौतें बताई गई, फिर सरकारी तौर पर 5000 मौतें बताई गई, लेकिन जो निजी सूत्र हैं उनके हिसाब से 15,000 से ज़्यादा मौतें हुई। फिर मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,747 लोगों के मौत के बारे में बताया गया। लेकिन कुछ भी हो, कुल मिला के देखिए 8,000 से लेकर और 15,000 व्यक्ति सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। ये सीधे तौर पर या तो उनकी मृत्यु हुई या वो गंभीर रूप से उनके फेफड़े या उनको बीमारियां हुई और बाद में जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो ये प्रारंभिक तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आज भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए थे, कितने लोग मरे थे। ये वास्तविक आंकड़ा आज भी प्राप्त नहीं है। फिर इसको लेके जो मुआवजा राशि वगैरह हैं वो देख लें तो 14-15 फरवरी 1989 को केंद्र सरकार और अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत उनको 713 करोड़ रुपए का प्रारंभिक मुआवजा प्राप्त हुआ। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें कई आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग प्रति व्यक्ति 12,000 रुपए का मुआवजा ये बनता है। फिर अक्टूबर 2003 तक भोपाल गैस ट्रेजरी के जो राहत और पुनर्वास विभाग है उसके हिसाब से 5,54,895 घायल लोग और 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजा प्रदान किया गया। फिर 3 दिसंबर 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुधार याचिका लगा के अतिरिक्त मुआवजा 7,844 करोड़ रुपए की मांग की। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस कांड की जो भोपाल गैस कांड है इससे जुड़े हुए मामले देख रही है, लेकिन जनवरी 2020 के बाद अभी तक उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट ये है कि भोपाल गैस ट्रेजडी का जो मुख्य आरोपी था, यानी उस समय का वर्तमान जो चेयरमैन था यूनियन कार्बाइड का, वो था वॉरेन एंडरसन। ये प्रमुख आरोपी था इस कांड का। और दुर्घटना के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 को ये वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया था, परंतु 6 घंटे बाद ही उन्हें $2100 के जुर्माने पर जमानत दे दी गई थी। ये भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, बहुत बड़ा इसमें साजिश है, बहुत ज़्यादा इसको लेके विवाद होता है कि आखिर वो क्या कारण था कि इतनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया गया, किसका दबाव था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा इसको लेके डिबेट होती है, विवाद है। ठीक है, और इनका जो वॉरेन एंडरसन है, इनकी मृत्यु अभी अक्टूबर 2014 में हो चुकी है। और यूनियन कार्बाइड का एक और भी फैक्ट ध्यान रखें कि यूनियन कार्बाइड का जो विलय है वो डाउ केमिकल नामक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है उसमें भी हो गया है। कुछ और फैक्ट देखते हैं।
भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, दोनों ही कांग्रेस गवर्नमेंट थी। भोपाल के कलेक्टर मोती सिंह थे, भोपाल के एसपी स्वराजपुरी थे। और फिर वे फॉरवर्ड में देखते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम इत्यादि बनाए गए, जिनमें प्रमुख है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंध संस्थान यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 2 दिसंबर को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाना आरंभ हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989 बनाया गया और भोपाल में 3 दिसंबर को स्थानीय हॉलीडे भी दिया जाता है। तो ये कुछ इसके वे फॉरवर्ड हैं। ये कुछ फैक्ट्री की स्थिति है। ये यूनियन कार्बाइड है, फिलहाल बंद है पूरी तरह से। इसके चित्र हैं कुछ। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी रहेगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी पर कुछ फिल्म, पुस्तक, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज इत्यादि भी बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। तो जैसे देखेंगे फिल्म, तो इस हादसे पर 2014 में फिल्म भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन का निर्माण किया गया था। इस हादसे पर 1989 में भोपाल एक्सप्रेस नामक फिल्म बनाई गई। इस आगे हम डायरेक्ट देखते हैं तो ये फिल्म है। तो देखिए 2014 में भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन नाम की फिल्म बनी थी इस पे, और इसके डायरेक्टर थे रवि कुमार। फिर 1999 में सबसे पहले 1999 में भोपाल एक्सप्रेस नामक एक फिल्म बनाई गई थी, जो कि महेश मथाई नामक डायरेक्टर ने इसे प्रस्तुत किया था। और ये भी ऐसे व्यक्तियों की कहानी है, 2 पति पत्नी की कहानी है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय भोपाल में फंस जाते हैं। फिर वेब सीरीज, तो देखिए ऐसा है कि यशराज फिल्म्स अपनी पहली वेब सीरीज की घोषणा उन्होंने अभी 1 दिसंबर 1921 को ही की है, और इसका नाम रहेगा द रेलवे मैन। ये उसका पोस्टर है उस वेब सीरीज का, और ये 2 दिसंबर 2022 से आरंभ होगी ये वेब सीरीज। इसे शिव रवेल निर्देशित करेंगे। तो ये बेसिकली फिल्म उन अनसीन हीरो पे है जिन्होंने इस गैस मतलब रेलवे से जुड़े उन अनसीन हीरोज पे है जिन्होंने गैस ट्रेजेडी के समय बहुत अच्छा कार्य किया था। तो उनके कामों को बताया जाएगा। फिर देखिए इस जो बुक है भोपाल गैस ट्रेजेडी पर, उनमें एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है इट वॉज 5 past midnight इन भोपाल, यानी भोपाल 12:05। ये डोमिनिक लेप्यारे और जेवियर मोरो ने लिखी है, और ये बहुत फेमस बुक है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है एक चांदनी नामक उड़िया लड़की की। इसका जन्म भोपाल में 12:05 पे हुआ था। तो इसे एक सेंटर में रख के ये पूरी कहानी लिखी गई। जब गैस ट्रेजेडी चल रही थी उसी समय इसका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको सेंटर में रख के ये डोमिनिक लेप्यारे और जेवियर मोरो ने ये पुस्तक लिखी है। फिर इसके बाद इस ट्रेजेडी पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री जो बहुत फेमस है वो है द यस मैन फिक्स द वर्ल्ड, 2009 में आई थी। ये एंडी बिचलबम ने और माइकल बोपन्नो ने मिलकर बनाई है, और ये बेसिकली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ित हैं उनके हक और न्याय की लड़ाई पर केंद्रित है। और इसके अलावा एक और फेमस फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है जो बीबीसी ने बनाई थी, वन नाइट इन भोपाल 2004 में ये बनाई गई थी। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। तो इस तरह से देखिए आज 2 और 3 दिसंबर के संदर्भ में भोपाल गैस ट्रेजेडी को फिर से एक बार देखना, याद करना और इससे शिक्षा लेना आवश्यक है। शिक्षा 2 तरह से ले सकते हैं कि एक तो साइंस का जो इस्तेमाल है वो अगर आप सावधानी से करेंगे तो बहुत बेनिफिट है, और अगर आप इसे लापरवाही से करेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में इस ट्रेजेडी के कारण बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए कानून बने जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लाभदायक साबित हो। धन्यवाद।